नमस्कार दोस्तों, ये मैंने आज यूट्यूब का एक नया चैनल बनाया है 15 अगस्त के दिन 2025 में। देखते हैं ये जर्नी कितनी आगे जाती है। आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो आगे बिल्कुल जाएगा। देखो यहाँ पे हम लोग जो यूपीएससी सीएससी का एग्जाम होता है उससे रिलेटेड सारी चीजें करेंगे। तो पहला वीडियो जो आ रहा है आपका, ये यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू जो होते हैं उसके पूरे डिटेल एनालिसिस के आधार पर ये चीजें होंगी। यहाँ पे जितने यूपीएससी के प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, खासकर देखो 1995 से 2025 तक जितने पूछे गए हैं, वो सारे एमसीक्यू हम डेली बेस पे कवर करेंगे। डेली 5-6 एमसीक्यू लेंगे अलग अलग सब्जेक्ट के, वो कवर करेंगे और जो भी एनालिसिस होगा वो डिटेल में होगा, ताकि आपका पीवाईक्यू से ही अगर आप देखोगे तो कई सारे क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो कि हिट होते हैं हमारे जो कि प्रीलिम्स एग्जाम में। ठीक है, वो हमको पीवाईक्यू जो होती है कहीं ना कहीं हमको हिंट देती है कि आगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या पैटर्न हो सकता है। और जितने भी इनके जो ऑप्शन होते हैं ना, कई बार देखते हो ऑप्शन से ही अगर इस साल एक क्वेश्चन पूछा है, उसमें चार ऑप्शन दिया है, तो अगले साल जो कि उसके किसी एक ऑप्शन से ही क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। ये काफी जो कि आसान तरीका है यूपीएससी की प्रीलिम्स जो कि अनप्रेडिक्टेबल होती है, उसको थोड़ा बहुत समझने के लिए। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये सीरीज पसंद आएगा। आगे हम लोग और भी सारी चीजें ऐड करते रहेंगे, जैसे सोशियोलॉजी ऑप्शनल की क्लासेस चलेंगी लाइव डेली, और आपके जो मेंस जीएस के भी एक एक क्वेश्चन एक एक टॉपिक जो कि कवर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा यहाँ पे यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू का पहला वीडियो, जो कि यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। आज देखते हैं कौन से 5 क्वेश्चन हमारे पास हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा हिस्ट्री से आ रहा है। देखो ये 2010 में जो कि यूपीएससी ने पूछा था। तो यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। बोला जा रहा है यहाँ पे कि देयर आर ओनली टू नोन एग्जांपल ऑफ केव पेंटिंग ऑफ गुप्ता पीरियड। ठीक है, गुप्ता पीरियड के दो जो कि एग्जांपल हमको देखने को मिलते हैं केव पेंटिंग के, गुप्ता पीरियड के। तो उसमें से एक बता रहे कि अजंता केव्स है, और पूछा कि दूसरा कौन सा जो कि केव पेंटिंग है जो कि हमको गुप्ता पीरियड में देखने को मिली है। एक तो आपको बता दिया अजंता केव्स, ठीक है, दूसरा पूछा है। तो दूसरा जो कि क्या हो सकता है, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बाग केव है, वो लोमस ऋषि केव है, नासिक केव है, या फिर एलोरा केव है। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा बाग केव। ठीक है, तो जो गुप्ता पीरियड था उस समय देखो दो केव पेंटिंग काफी फेमस जो कि हमको देखने को मिली है, एक अजंता केव्स में मिली है, एक बाग केव में मिली है। जो बाग केव में पेंटिंग मिली वो अजंता केव से ही सिमिलर है। वहाँ यहाँ पे भी ह्यूमनिस्टिक जो कि पेंटिंग देखने को मिली है, ट्रीज के फ्लोरल डिजाइन, ये सब भी हमको यहाँ पे देखने को मिली है, जैसा अजंता केव में देखने को मिलता है वैसा ही। ठीक है, तो ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन था। अब देखो आगे एमसीक्यू अगर आप देखोगे कई सारे जो कि क्वेश्चन बाग केव पे, अजंता, इवन अजंता केव में भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, एलोरा केव से भी कई सारे क्वेश्चन पूछा है। ये क्या है, हमको हिंट देता है कि ये सब जो टॉपिक ऑप्शन में दिए गए सब इंपॉर्टेंट, आप इसको तैयार करके रखिए। यूपीएससी कभी भी कुछ भी यहाँ से पूछ सकती है। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वही देखो जैसे हमने कहा कि बाघ केव इसका सही है, जो कि अब देखो बाघ के कहाँ पे, थोड़ा इसके बारे में जान लो। ये मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश की जो धार डिस्ट्रिक्ट है वहां पे जो कि सिचुएटेड है। और यहाँ पे जो पेंटिंग पेंटिंग हुआ है, मिस्टेक है, पेंटिंग हुआ, पेंटिंग जो कि अजंता केव की तरह ही है, जैसे ह्यूमन फिगर, एनिमल, फ्लोरल डिजाइन, ये सब यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसा हमने अली ही देखा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा जियोग्राफी का है, ये देखो 2012 में जो कि पीवाईक्यू में पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन ये भी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक क्लाइमेट ऑफ द ट्रॉपिकल सवाना रीजन, यानी कि जो आपका ट्रॉपिकल सवाना रीजन है इसका एक क्या कैरेक्टरिस्टिक देखने को यहाँ पे मिलता है क्लाइमेट के संदर्भ में, वो पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो देखो सवाना रीजन जहाँ जहाँ पाया था उसका मैंने ये पिक्चर भी लगा दिया है, जिससे आप इजिली देख सकते हो कि इस वाले बेल्ट से लेके हमारा इस वाले बेल्ट तक जो कि सवाना रीजन का जो कि प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखो फीचर्स की बात कर रहा है सवाना रीजन के। तो पहला बोला है कि रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, क्या साल भर यहाँ पे जो कि रेनफॉल होती है। सेकंड बोला है कि रेनफॉल केवल विंटर में होती है। थर्ड बोला है यहाँ पे सी कि एन एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्राई सीजन, जो ड्राई सीजन होता है बहुत एक्सट्रीम होता है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए होता है। फोर्थ बोला है कि डी आपसे बोला कि डिफाइंड ड्राई एंड वेट सीजन, यानी कि ड्राई और वेट सीजन दोनों जो कि यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये देखो काफी कह लो अगर आपने ट्रॉपिकल सवाना रीजन के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो ये आप जो कि इजीली क्वेश्चन कर सकते थे। इजी क्वेश्चन में इसको कैटेगराइज में रखूंगा मैं, इसको क्लासीफाई में। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी, ड्राई एंड वेट सीजन दोनों देखने को मिलता है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। देखो जैसा कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो एक्सप्लेनेशन देखो बताया कि ये कहाँ पे पाया जाता है। देखो तो बिटवीन 5 to 20 डिग्री लैटिट्यूड पे पाया जाएगा, आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर के 5 से 20 डिग्री लैटिट्यूड में, जैसे यहाँ पे हमने देखा था अभी, मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये जो आपका इक्वेटर वाला पार्ट है, इसके 5 से 20 डिग्री के बीच में ही जो कि आपको देखने को ज्यादातर मोस्टली जो कि देखने को मिलेगा। ठीक है, और आगे डिटेल में देखो।
ये लोकेशन देखो कहाँ-कहाँ पे हो सकता है, जैसे अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में जो कि सवाना रीजन, क्लाइमेटिक रीजन जो कि देखने को हमको मिलते हैं। तो आगे क्वेश्चन ये भी आ सकता है ऑप्शन में, सवाना क्लाइमेटिक रीजन पाया जाता है 5-6 कंट्री के नाम, या फिर किस कॉन्टिनेंट के नाम, उस हिसाब से पूछा सकता है। तो ध्यान रखना कि अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यहाँ पे जो कि जो सवाना क्लाइमेट है उसका जो टेम्परेचर देखोगे तो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, और रेनफॉल भी अच्छी खासी हो जाती है जब उसका रेनफॉल का सीजन होता है। 750 टू 1300 mm के आसपास होती है। ठीक है। और देखो ये अफ्रीका में कहाँ पाया जाता है, देखोगे तो सूडान में पाया जाता है, जो कि इसका वेस्ट पार्ट है, और यानी कि सूडान के वेस्ट पार्ट में देखो को मिलेगा, और सदर्न अफ्रीका के ईस्ट पार्ट में भी देखने को मिलता है। साउथ अमेरिका में देखो तो लैंडलॉस में कैंपोस ग्रासलैंड जो कि सवाना रीजन में देखने को मिलता है, कुछ ऑस्ट्रेलिया के पार्ट में भी देखने को मिलता है। यहाँ पे इसका वेजिटेशन देखो तो कैसा रहता है, तो ग्रॉसेस जो होते हैं उनके लिए काफी हेल्दी जो कि क्लाइमेट होता है। ग्रासेस यहाँ पे अच्छी खासी जो कि ग्रो करती है, लंबी लंबी ग्रासेस होती है, और स्कैटर्ड ट्री भी देखने को मिलते हैं। इसका जो क्लाइमेटिक जोन होता है जो सवाना का, वो देखो किसके अंतर्गत पाया जाता है, ये कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के अंतर्गत पाया जाता है। यहाँ का जो रीजन होता है वेरी प्रोनाउंस ड्राई फॉर ड्राई सीजन। तो कभी पूछ सकता है आपका सवाना सीजन, सवाना के जगह बजाय कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन किससे संबंधित है, तो सवाना क्लाइमेट से संबंधित है, ध्यान रखना। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ये जो है जियोग्राफी है, थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ, एक सेकंड जूम इन कर लेता हूँ, सॉरी। हाँ, तो ये देखो जियोग्राफी से है, और ये देखो 2011 का पीवाईक्यू है। ठीक है। यहाँ पे वेस्टर्ली के संदर्भ में जो भी क्वेश्चन पूछी गई है कि वेस्टर्ली इन सदर्न हेमिस्फीयर आर स्ट्रॉन्गर एंड परसिस्टेंट देन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, व्हाई। यहाँ पे पूछा जा रहा है जो आपका वेस्टर्ली है वो सदर्न हेमिस्फीयर में जो कि काफी जो कि स्ट्रांग है, परसिस्टेंट है, अ, अ, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बजाय, यानी सदर्न, यानी कि ये देखो ये अगर हम डिवाइड करें, ये नॉर्दर्न है, ये सदर्न है। बोला जो वेस्टर्ली यहाँ पे काफी स्ट्रांग है, परसिस्टेंट है, जबकि यहाँ पे थोड़ा सा कम स्ट्रांग, कम परसिस्टेंट। ऐसा क्यों, उसका रीजन क्या है? तो पहला बोला जा रहा है कि सदर्न हेमिस्फीयर हैज लेस लैंड मास एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, कि सदर्न हेमिस्फीयर के पास कम जो कि भूमि है, लैंड मास है, ज्यादातर ओशियन है, इस वजह से। सेकंड बोला है कि कोरियोलिसिस फोर्सेस इज हायर इन सदर्न हेमिस्फीयर एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्या ये रीजन है कि कोरियोलिसिस फोर्स की वजह से? तो यहाँ आप देखो जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, कि जो सदर्न हेमिस्फीयर में देखोगे तो जो लैंड मास है वो काफी कम है। लैंड मास कम होने से क्या होता है, जो हवाएं होती है वो चलती सीधी चलती थी, उनके बीच में पर्वत पठार ये सब नहीं आती, जिससे वो टकरा के रुक सके। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो वेस्टर्ली है काफी अच्छे से गति से चलती रहती है, परसिस्टेंट होती है, स्ट्रांग होती है। और जो सेकंड बोल रहा है कि ये कोरियोलिसिस फोर्स हायर होती है सदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न में नहीं होती है, ऐसा गलत बात है। जो कोरियोलिसिस फोर्स होता है वो आपका इक्वेटर पे वीक होता है, बाकी सदर्न और नॉर्दर्न पोल के साइड जितना जाओगे उतना स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोरियोलिसिस फोर्स का कुछ खास लेना देना नहीं है, जैसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ। तो इसका जो सही होगा ऑप्शन, वो आपका क्या होगा, ए, ओनली वन सही होगा, सेकंड वाला गलत है। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट में भी बताया जा रहा है वही बात, कि सदर्न हेमिस्फीयर में देखोगे काफी जो कि ओशियनिक एरिया है, और लैंड मास जो कि एरिया कम है, इसलिए जो कि बेटर यहाँ पे जो कि फ्रिक्शन कम होता है हवा में, और अच्छी गति से जो कि आपका वेस्टर्ली चलती है। सेकंड स्टेटमेंट में भी बताया गया कि जो कोरियोलिसिस फोर्स होता है वो देखो अर्थ के रोटेशन के प्रभाव से जो कि देखने को मिलता है, और इसका जो कि लैटिट्यूड से जो कि ये देखो लैटिट्यूड के हिसाब से वेरी करता है, रेदर देन हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर से इसका कोई लेना देना नहीं होता, यानी कि लैटिट्यूड यानी ये जो लंबाई होती है ऊपर नीचे, इस पे फर्क पड़ता है, ना कि ये हेमिस्फीयर पे, कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर, इससे नहीं प्रभाव पड़ता है। लेंथ जितना ऊपर होगा उतना स्ट्रॉन्गर, जितना पोल ये आपके इक्वेटर के पास आएगा उतना कमजोर होता है। ठीक है। इट इज स्ट्रॉन्गर एट हायर लैटिट्यूड इन बोथ हेमिस्फीयर, चाहे वो नॉर्दर्न हो चाहे सदर्न हो, जितना हायर एल्टीट्यूड पे होगा उतना ही जो कि स्ट्रांग होता है आपका वो कोरियोलिसिस फोर्सेस। ठीक है, तो इसलिए हमने देख लिया यहाँ पे। फोर्थ देखते हैं यहाँ पे। फोर्थ देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, एंशियंट हिस्ट्री से, ध्रुपद जो आपका म्यूजिक है, क्लासिकल म्यूजिक, उस पे जो कि क्वेश्चन 2012 में जो कि यूपीएससी ने पूछ लिया था। तो आगे भी ध्यान है, आगे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बोला जाता है विच रेफरेंस टू ध्रुपद, वन ऑफ द मेजर ट्रेडिशन ऑफ इंडियन that has been kept alive for century, which one of the following statement are correct? जो कि आपका ध्रुपद है जो कि क्लासिकल ट्रेडिशनल म्यूजिक है, कई शतकों से जो कि जिंदा है, इसके संदर्भ में आपको कुछ बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। 2012 का एमसीक्यू है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे कि ध्रुपद ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड इन द राजपूत किंगडम ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, क्या ध्रुपद की जो ओरिजिन है वो राजपूत किंगडम से संबंधित है मुगल पीरियड के समय में? सेकंड बोला जाए कि ध्रुपद इज अ प्राइमरली अ डिवोशनल एंड स्पिरिचुअल म्यूजिक,
तो ध्रुपद क्या आपका एक धार्मिक आध्यात्मिक म्यूजिक से संबंधित है। थर्ड बोला जा रहा है कि ध्रुपद अलाप्स यूजेस संस्कृत सिलेबल्स फ्रॉम मंत्रा, संस्कृत उच्चारण का प्रयोग करते हैं, संस्कृत स्रोतों का प्रयोग करते हैं मंत्रों से लेके, क्या ये बात है। तो ये आपका 1 2 3 है, आपको बताना है कौन सा सही है। तो देखो जो ध्रुपद की बात की जा रही है ना, ये काफी पुराना है। राजपूत किंगडम मुगल पीरियड तो पहले आया, बाद में है ना, इसके पहले से जो कि ध्रुपद की ओरिजिन हो चुकी थी। तो पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे गलत हुआ था कि स्पेशली यहाँ बोला है कि राजपूत किंगडम में इसका ओरिजिन हुआ है, ऐसा नहीं है, बहुत पहले से इसका ओरिजिन हो चुका था। पहला स्टेटमेंट गलत है, पहला गलत है, तो देखो एक ये गलत होएगा, ये गलत हो जाएगा, और ये हमारा बचता है 2 एंड 3। ध्रुपद देखो जो कि आपका डिवोशनल स्पिरिचुअल म्यूजिक है, जी हाँ बिल्कुल सही है। और थर्ड बोला कि ये संस्कृत लेवल से मंत्रों से इसका सिलेबल है, जी हाँ ये भी सही है। तो इसका सही हो जाएगा 2 एंड 3। तो ध्रुपद एक अच्छा आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला है, ऐसे ही क्वेश्चन जो कि ध्यान रखना। यहाँ पे इसका वही एक्सप्लेनेशन जो भी मैंने आपको बताया। थोड़ा सा ये देख लो, प्रोमिनेंट घराना ध्रुपद क्या हो सकता है, अगली बार क्वेश्चन पूछ ले कौन कौन सा है। तो देखो डागर है, बेतिया है, दरभंगा है, ये इनके देखो ईच विथ यूनिक स्टाइल, सबके अपने स्टाइल अलग है। और ये जो कि कुछ घराना है, डागर, बेतिया और दरभंगा, किसके है, ध्रुपद के घराना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर को देखते हैं, जो कि किससे संबंधित है, पॉलिटी का भी हमने एक यहाँ पे क्वेश्चन रख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बोला है कि अ सेशन ऑफ लोकसभा इज प्रोग्राम्ड बाय ऑर्डर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ अगर प्रोनाउंस करने में इंग्लिश के वर्ड अगर मिस्टेक हो रही है तो उसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, मतलब आगे उसको करेक्ट कीजिए मुझे। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि लोकसभा का जो सेशन होता है उसको जो कि किसके द्वारा जो कि खत्म किया जाता है। ऑप्शन ए है प्राइम मिनिस्टर, बी है प्रेसिडेंट, सी है स्पीकर, डी है लोकसभा लीडर ऑफ हाउस। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका प्रेसिडेंट द्वारा जो कि इसको प्रोग्योट किया जाता है। देखो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट हैज पावर टू प्रोग्योट, यानी कि एंड, यानी कि जो इसको समापन किया जाता है लोकसभा का सेशन, वो किसके हाथ में पावर है, ये प्रेसिडेंट के हाथ में पावर है कि कब जो कि लोकसभा का सेशन पूरा का पूरा सेशन ही समाप्त होगा। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि प्रेसिडेंट को पावर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो बोला है कि बोला जाए एक और इसमें दिया जाए, जो लोकसभा का स्पीकर होता है उसके पास क्या पावर होता है, पावर टू एडजर्न द हाउस, यानी कि हाउस जो कि कुछ टाइम के लिए स्थगित की जा रही है, वो पावर किसके पास है, स्थगन करने का। जैसे 1 घंटे के लिए की हो सकती है, 1 हफ्ते के लिए भी हो सकती है, तो वो पावर जो कि आपका स्पीकर के पास है, ना कि प्रेसिडेंट के पास। पूरा पूरा अगर सेशन को ही एंड करना है, प्रोग्योट करना है, तो पावर जो कि प्रेसिडेंट के पास है। तो ये अंतर आप ध्यान रखना, यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन जो कि आगे पूछ लेती है हमसे। तो ये रहा कुछ हमारे जो कि पीवाईक्यू जो कि काफी अच्छे हैं, ऐसे ही पीवाईक्यू जो कि आपको डेली मिलते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे जो कि चैनल के साथ। उम्मीद आगे आप लोग का भी जैसे सपोर्ट मिलेगा, तो आगे हम और चीजें जैसे कि मेंस के क्वेश्चन वगैरह ये सभी चीजें इसमें ऐड करते रहेंगे। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जो भी सर एंड मैम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। धन्यवाद।